हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम 9 डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं और इसमें कॉन्सेप्ट को कैप्चर किया गया है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा यूनिट वेक्टर के संदर्भ में, जैसे आपका आई है, आई आपका एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, ठीक है। आई का जो सिंबल है उसको दो और तरीके से लिखा जाता है, या फिर एक्स कैप के तरीके से लिखा जाएगा या ए एस के तरीके से लिखा जाएगा। तीनों की मीनिंग सेम है। मीन्स अगर ए वाई लिखा है यहाँ पे तो इसका मतलब जे है, ठीक, या फिर वाई कैप, ये सिंबल है। आप कोई भी सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ए एक्स ए वाई ए जेड के सिंबल को इस्तेमाल किया है इस प्रॉब्लम को के इस प्रॉब्लम शीट के डिस्कशन में। तो मेरा यही है कि आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये डायरेक्शनल यूनिट वेक्टर्स हैं। अगर आपका ए एक्स लिखा है उसका अगर आप आई जे के सिंबॉलिक सिस्टम से कंफर्टेबल हैं तो ए एक्स को आप आई समझिएगा, ठीक है। चलिए हम अपनी प्रॉब्लम्स को शुरू करते हैं। तो पहली प्रॉब्लम में क्या कहता है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, बी निकालनी है जब आपका ई दिया हुआ है। तो वेक्टर ई इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी ए वाई है, ठीक। तो इसके सॉल्यूशंस को अगर हम देखते हैं तो एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे कोई मीडियम डिफाइंड नहीं है। जहाँ पे कोई मीडियम डिफाइंड नहीं है उस मीडियम को हम वैक्यूम या फ्री स्पेस मान लेते हैं, ठीक है। वैक्यूम और फ्री स्पेस में क्या होगा, आपका जो वेव है उसकी वेलोसिटी c के बराबर होगी, मींस 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी, और इंट्रिंसिक इंपेडेंस आपका 120 पाई ओम या 377 ओम के बराबर होगा, ठीक। इसके कॉन्सेप्ट्स को, जितने प्रॉब्लम्स के कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने पहले के वीडियोस में कैप्चर किया है। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे वीडियोस को जाके देख सकते हैं। चलिए अब इसके सॉल्यूशन में जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है E इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी ए वाई। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के टर्म्स में लिखा है, माइनस साइन को कॉमन लिया और बाहर की तरफ किया तो क्या आएगा, वेक्टर E इक्वल टू माइनस ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड ए वाई, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लग रहा है, जब देखने से ही आपको मालूम चल गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती। तो ये नेगेटिव जो साइन है आपकी यूनिट डायरेक्शन वेक्टर से एसोसिएट रहेगा, ठीक है। तो एक आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो माइनस ए वाई है, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड टर्म से इसके कंपेयर करेंगे तब आपको मालूम चल रहा है जो वेव प्रोपोगेट कर रही है वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन की तरफ प्रोपोगेट कर रही है, इसलिए वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन ए जेड है, ठीक है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। ए एच क्या होता है आपका, ए बी क्रॉस ए ई, मीन्स आपकी वेव प्रोपोगेशन का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट हम इससे निकाल सकते हैं। आप देख रहे होंगे, ठीक है। अगर ए बी निकालना है तो क्या होगा, ए ई क्रॉस ए एच होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ गई आपकी, माइनस ए एक्स आ गई, ठीक। दूसरी चीज क्या होती है, एच इक्वल टू ई अपॉन नीटा नॉट। मीडियम आपका वैक्यूम है, इससे नीटा नॉट को हमने इस्तेमाल किया जिसकी वैल्यू 120 पाई ओम या 377 ओम के बराबर होती है। बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट एच, ठीक। बी बराबर म्यू नॉट क्रॉस 1 अपॉन नीटा नॉट ई। हमने नीटा नॉट की वैल्यू को पुट किया, क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट होता है रूट में, इसकी वैल्यू को पुट किया, म्यू नॉट दिया हुआ है और ई की वैल्यू को भी हमने यहाँ पे पुट कर लिया है, ठीक है, ठीक। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा लेते हैं, डायरेक्शन का है इसका, ए एक्स की माइनस ए एक्स की डायरेक्शन हम पहले से निकाल लिए हैं, ठीक है। तब क्या होगा, बी इक्वल टू माइनस रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, ठीक है। साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, ठीक। हमने इसकी वैल्यू को पुट किया और फर्दर सॉल्व किया
तो आपको इस तरीके से इक्वेशंस मिल जाएगी। ठीक है, आप साइन को अंदर भी लेके जा सकते हैं, अगर नेगेटिव साइन लगाना ना चाहें तो आप अंदर लेके साइन बीटा जेड माइनस के जेड है, यहाँ मैंने बीटा का इस्तेमाल किया है जो कि के इक्वल टू के बराबर होगा। ठीक, अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द करंट डेंसिटी J फॉर विच यूनिट वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल इज ऑब्टेन एज A की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है, वाई स्क्वायर ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ए वाई वेबर पर मीटर। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। अब आपको पता है ये ए की वैल्यू हमने वहां से लिख ली, बी इक्वल टू कर्ल ऑफ ए, इसको हमने डिफरेंशिएट किया। ठीक है, इस कर्ल को हमने सॉल्व किया, ये इसका स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ए एक्स ए वाई ए जेड डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल डेल जेड वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर 0 ए जेड, हमने इस वाली रो को लिया है। ठीक है, उठाया है। ठीक, फर्दर सॉल्व किया है इसको, तब क्या आएगा 2x माइनस 2y ए जेड, ये चीज आपकी आएगी। ठीक है, अब अगर ax को लेंगे तो क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा। अगर x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करते हैं तब भी 0 आएगा। सेम चीज ay के लिए क्या है, अगर डेल अपॉन डेल एक्स करेंगे 0 के साथ 0 आएगा, डेल अपॉन डेल जेड वाई स्क्वायर करेंगे तो भी 0 आएगा, तो केवल ए जेड का ही कंपोनेंट बचता है। फर्दर वैल्यू क्या आती है 2x माइनस 2y ए जेड। ठीक, अब आपको एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला याद है, कर्ल ऑफ बी इक्वल टू म्यू नॉट जे। यहाँ पे कोई मीडियम नहीं दिया हुआ है इसलिए हम वैक्यूम मान ले रहे हैं। ठीक है, जे इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट कर्ल ऑफ बी। फर्दर हमने उसी तरीके से रखा, फॉर्मूला इसका यूज किया। ठीक, सॉल्व किया, सॉल्व करके क्या आएगा 1 अपॉन म्यू नॉट। अब ए एफ का कंपोनेंट देखते हैं, डेल अपॉन डेल वाई 2x माइनस 2y, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक, इसका क्या होगा माइनस ए वाई डेल अपॉन डेल एक्स 2x माइनस 2y डेल अपॉन माइनस डेल अपॉन डेल जेड 0, वो भी 0 हो जाएगा। ए जेड का क्या रहेगा, ये दोनों 0 हैं तो 0 होगा, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, फर्दर सॉल्व किया है इसको अगर सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा -2 आएगा केवल, इसका करेंगे तो +2 आएगा केवल। तब क्या हुआ, j इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट माइनस 2ax माइनस 2ay, j बराबर -2 म्यू नॉट ax प्लस ay। ये आपकी करंट डेंसिटी आ गई जो हमने एम्पियर्स लॉ से निकाला। ठीक है, अब देख लेते हैं कैलकुलेट द पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, कैलकुलेट द पॉइंटिंग वेक्टर ऑफ EM वेव हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दी हुई है आपका। ठीक है, अब देखिए एक और चीज है, ये EZ दिया हुआ है तो इसकी डायरेक्शन आपकी AZ है, इसकी डायरेक्शन HY है तो -AY है। ठीक है, अब सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। पहला काम ये हुआ कि हमने HY और EZ की वैल्यू को पुट कर लिया। ठीक है, यहाँ Z का कंपोनेंट दिया गया है। ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन AZ होगी। यहाँ Y का कंपोनेंट दिया गया और नेगेटिव साइन है तो उसकी डायरेक्शन -AY होगी। ठीक, डायरेक्शन ऑफ पावर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दोनों सेम होती है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होती है, AE क्रॉस AH होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इन दोनों डायरेक्शन का आपका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। फर्दर करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो क्या आएगी, इसकी डायरेक्शन AX आ जाएगी। ठीक, अब पॉइंटिंग तुरंत से पता है आपको, P इक्वल टू E क्रॉस H होता है। ठीक, हमने डायरेक्शन निकाल ली वेक्टर P, या इसको आप वेक्टर S से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, E की वैल्यू रखी, H की वैल्यू रखी। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, तो ये निकल आया। और फर्दर निकालेंगे P इक्वल टू A स्क्वायर बाई 4 साइन 2 ओमेगा x साइन 2 ओमेगा CT AX, ये इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ से नेगेटिव साइन को हमने इसलिए एलिमिनेट कर लिया है क्योंकि नेगेटिव साइन को हमने डायरेक्शन में कंसीडरेशन में ले लिया था, इस कारण से हमने उसको यहाँ से एलिमिनेट कर दिया।
ठीक है, अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, EM wave is traveling in a vacuum मीडियम दिया हुआ है, is incident normally on a non-magnetic non-absorbing material, refractive index n। ठीक है, वैक्यूम से आपकी जो पहला मीडियम है वो वैक्यूम है, दूसरा मीडियम आपका जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n है, ठीक है, उससे टकराती है। द इंसिडेंट वेव को हम EI से, रिफ्लेक्टेड वेव को ER से और ट्रांसमिटेड वेव को ET से डिनोट किया। ये इसकी वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब क्या है, इसका इनिशियल दिया हुआ है EOI इज 2 वोल्ट मीटर, n इक्वल टू 1.5, ET और EOR को आपको निकालना है। ठीक है, अब हम कौन सा मैथमेटिकल फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल करेंगे, बाउंड्री कंडीशन है, कोई हीट का लॉस नहीं हो रहा है, तो हम इसमें ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है डेफिनेशन से रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, EOR अपॉन EOI इक्वल टू N2 माइनस N1 N2 प्लस N1। यहाँ N2 आपका दूसरा मीडियम है, ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, N1 आपका वैक्यूम है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है। ठीक है, इसी तरीके से ट्रांसमिशन का जो कोफिशिएंट होता है E0T और EOI के बीच का रेशियो, जो कि 2N1 अपॉन N1 प्लस N2 के बराबर होता है। ये हमने यहाँ पे तीनों को डिफाइन कर दिया। देखिए, अगर लिखने को आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप चाहे जैसे कर दे, लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिया गया है आपके BSc MSc के एग्जाम्स में आ रहा है, तो आप जितना डिटेल दे पाए उतना ही आपके लिए अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो EOR क्या होगा, वैल्यू हमने पुट की 0.5। 0.5 कैसे आया, देखिए 1.5 माइनस 1 अपॉन 1.5 प्लस 1, तो 0.5 अपॉन 2.5 आएगा। ठीक है, ये मैं लिखा, और EOI की वैल्यू को लिख दिया जो कि 2 के बराबर होती है। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 आएगा, तो 1 अपॉन 2.5 आया। फर्दर इसको किया तो 2/5 वोल्ट मीटर आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही EOT निकाल लेते हैं। 2N1 दिया हुआ है, ठीक है, योगफल दिया था, ये दिया था, फर्दर सॉल्व करेंगे 4/2.5 आएगा, जो 8/5 वोल्ट पर मीटर के बराबर है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक, अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अ लॉन्ग वर्टिकल वायर कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर डायरेक्शन टूवर्ड्स अपवर्ड्स। ठीक है, आपकी तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, या सीधा आप कर लीजिए, इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ फ्रॉम वायर एट विच द मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। देखिए, इस प्रॉब्लम में क्या क्या दिया गया है, आपकी करंट कैरिंग एक एलिमेंट है, ठीक है, जो कि 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, अब ये अपवर्ड की तरफ कर रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उसको आप राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। ठीक, करंट बह रही है तो ये जान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड आपकी एग्जिस्ट करेगी। ठीक, अब क्या कह रहा है, इसमें अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड शामिल कर ले जिसकी वैल्यू 2 × 10⁻⁻5 टेस्ला है। ठीक, अब हमें ऐसा पॉइंट निकालना है जहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। मींस आपको जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसको आपको कैंसिल आउट करना है। मींस आपको इतनी फील्ड जनरेट करनी है विद द हेल्प ऑफ 10 एम्पियर वायर की करंट से। ठीक है, तो पहला काम क्या करते हैं कि हम मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख लेते हैं। लॉन्ग स्ट्रेट वायर से का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, उसको हम लिख लेते हैं। तब क्या होगा, B = μ0/4π × 2I/r। r डिस्टेंस है उस पॉइंट की। ठीक, अब यहाँ पे पता है आपको B = 2 × 10⁻⁻5 टेस्ला है। ये फील्ड हमको रिवर्स डायरेक्शन में चाहिए कैंसिल आउट करने के लिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक, करंट आपकी 10 एम्पियर की फ्लो कर रही है। ये दोनों क्वांटिटीज आपकी प्रॉब्लम में दे रखी है।
हमने वैल्यूज को पुट किया, ठीक है। क्या क्या पुट किया, v की वैल्यू को पुट किया, r की वैल्यू को पुट किया, ठीक है। इसकी वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू क्या होगी 10 की पावर -7 होगी, ठीक है। तब एक्सप्रेशन क्या हुआ 2 क्रॉस 10 की पावर -5 इक्वल टू 10 की पावर -7 क्रॉस 2 क्रॉस 10 अपॉन r, r इक्वल टू क्या होगा 2 क्रॉस 10 की पावर -6 अपॉन 2 क्रॉस 10 की पावर -5, r की वैल्यू क्या होगी 10 की पावर -1 मीटर, जो कि आपका 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये बन नहीं पाया सेंटीमीटर, तो ये हम लिख लेते हैं, ये चीज है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इसको देख लेते हैं। EM वेव विद E जेड टी E नॉट cos ओमेगा टी माइनस के जेड AX, ठीक है। यहाँ क्या क्या मालूम चल रहा है, आपकी जो वेव है वो जेड डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी AY है। ट्रैवलिंग इन अ फ्री स्पेस, मीडियम भी देख लिया है, क्रॉसेस अ डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर, प्लेस इन परपेंडिकुलर टू प्लस जेड एक्सिस, ठीक है। इफ E नॉट इक्वल टू 60 वोल्ट पर मीटर देन द एवरेज पावर वेक्टर पावर इन वॉट क्रॉसिंग द डिस्क अलोंग जेड एक्सिस इज गिवन एज, ठीक है। अब इसको निकालना है, तो इसमें आपकी एवरेज पॉइंटिंग थ्योरम का आपको इस्तेमाल करना है निकालने के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कैसे करना है इसको। पहला तो ये है आपका वैक्यूम दिया हुआ है, एग्री, ठीक है। तब क्या होगा नीटा नॉट इक्वल टू E अपॉन एच, एच इक्वल टू E अपॉन नीटा नॉट, नीटा नॉट की हमने वैल्यू को पुट किया, क्या होगा नीटा नॉट की वैल्यू अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको पुट किया तो h बराबर क्या आया रूट एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट E, ठीक है। b बराबर क्या होता है म्यू नॉट h होता है, हमने वैल्यू पुट की, b की वैल्यू पुट की म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट E, ठीक। b इक्वल टू E बाई सी होता है, ठीक है। E बराबर क्या होगा c बाई बी, E इक्वल टू c म्यू नॉट h, ठीक है। ये हम एक्सप्रेशन रिलेशनशिप जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो E जेड टी क्या है आपका E नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड AX। अब यहाँ पे आपको इससे मालूम चल रहा होगा डायरेक्शन क्या है वेव प्रोपोर्शन की, यहाँ से भी मालूम चल जाता है, ठीक है। और इसमें एटेन्यूएशन का टर्म नहीं दिया हुआ है तो इसमें कुछ मालूम नहीं चल रहा है, ठीक है। और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है AX, ठीक है। H जेड टी अकॉन बराबर H नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड AY, ठीक है। AY कैसे आया है आपको पता है, ये जेड क्रॉस AX क्या होता है, मींस प्रोपोगेशन की डायरेक्शन क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये जेड क्रॉस AX होगा तो AY होगा H नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक। पॉइंटिंग वेक्टर E जेड टी क्रॉस H जेड टी, ठीक है। फर्दर सॉल्व किया किस तरीके से बना, ठीक है। एवरेज पावर क्या होगी E नॉट अपॉन H नॉट अपॉन 2, इसका आप इंटीग्रेट करेंगे किसी के भी रिस्पेक्ट में तो इसकी वैल्यू हाफ ही होती है, ठीक है, एवरेज वैल्यू, ठीक। फिर हमने H की वैल्यू को पुट किया जो निकाला E नॉट अपॉन म्यू नॉट C, तो क्या आ गया E नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट C। अब एवरेज पावर निकालना है किसी भी सरफेस से जो सामने पड़ेगा तो उसकी वैल्यू क्रॉस A कर दिया और इसकी डिस्क आपकी सर्कुलर है इसलिए पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आया E नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट C क्रॉस पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट की E नॉट की वैल्यू 60 है, 2 म्यू नॉट की वैल्यू 4 क्रॉस 10 की पावर -7, C की वैल्यू 3 अपॉन 10 की पावर 8, पाई आर की वैल्यू 2/2। ये सब आपकी MKS सिस्टम में रखा गया। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका 60 वाट आपकी एवरेज पावर होगी, उस एरिया से निकलने वाली, ठीक है। तो ये रहा, हम साथ में क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म वेव प्रोपगेट्स इन अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम हैविंग नॉन कंडक्टिंग नेचर, ठीक है, ये दिया गया है। E इक्वल टू 10 cos 6 पाई क्रॉस 10 की पावर 7 t माइनस 0.4 पाई जेड AX, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपका डाइइलेक्ट्रिक मीडियम दिया हुआ है और नॉन कंडक्टिंग नेचर का है, ठीक है।
डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है, नॉन कंडक्टिंग नेचर का है। अगर हम स्टैंडर्ड फार्मूले से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, E इक्वल टू ई नॉट ई की और माइनस अल्फा जेड कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। ओमेगा की वैल्यू पता है आपको और बीटा की वैल्यू कंपेयर करने से निकाल ले रहे हैं। अब मीडियम इस डाई इलेक्ट्रिक है, ठीक है, तब क्या होगा, फेस वेलोसिटी Vp इक्वल टू ओमेगा बाई बीटा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, मीन्स 1.5 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको मीडियम पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर उसमें फॉर्मूला रख के फेज वेलोसिटी निकालनी है वेव की। ठीक है, चलिए अब हम 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्लक्स डेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ स्पेस इज गिवन एज वेक्टर b इक्वल टू 4ax प्लस 2ky ay प्लस 8az वेबर पर मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, यहां हमें वैल्यू ऑफ k निकालना है। अब देखिए, आपका को पता है मैग्नेटिक फील्ड चाहे B लीजिए या H लीजिए, ये दोनों आपस में डाइवर्जेंस होती है। ठीक है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से डाइवर्जेंस ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 0। बस हमें उसी मैथमेटिकल फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। ठीक, चलिए देख लेते हैं इसको। फ्रॉम गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्जेंस ऑफ B इक्वल टू 0। ठीक है, डेल डॉट 4xax प्लस 2ky ay प्लस 8az इक्वल टू 0। जो आपका डाइवर्जेंस का फॉर्मूला है वो हमने लिखा, डेल डेल x 4x प्लस डेल डेल y 2ky प्लस डेल डेल z 8 इक्वल टू 0। ये आपका 0 हो जाएगा। तो क्या बचा, 4 प्लस 2k इक्वल टू 0, 2k इक्वल टू -4 और फिर k इक्वल टू -2। ये वैल्यू आ गई। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, आपके 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 4 फील्ड दी होती है और ये कहा जाता है इनमें से कौन मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, डाइवर्जेंस ऑफ B या डाइवर्जेंस ऑफ H इक्वल टू 0। जो इसमें फिट बैठता है वेक्टर फील्ड वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, चलिए तो इस सेशन के हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, द करंट डेंसिटी ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ स्मॉल रीजन in velocity of the origin is given as j equal to x square ax plus y square ay plus z square az. Calculate the time rate increase of charge density. ठीक है, तो इसमें कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या होगा। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला पता है आपको, j की वैल्यू दी हुई है, आपको पता है डेल ऑफ j इक्वल टू माइनस डेल ऑफ रो वी अपॉन डेल टी। ठीक है, ये आपका चार्ज है डिक्रीमेंट का, माइनस डेल अपॉन डेल बी अपॉन डेल टी, डाइवर्जेंस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए जेड इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो क्या आ गया, 2x प्लस 2y प्लस 2z। तो डेल रो वी अपॉन डेल टी हमें निकालना है, जो कि रेट चेंज को शो कर रहा है, -2। ठीक है, 2 हमने कॉमन ले लिया, माइनस साइन यहाँ से शिफ्ट कर दिया, 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.1। ठीक है, तो इन दोनों का तीनों का सम क्या आएगा, 0.4 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0.8 कूलाम मीटर क्यूब सेकंड आएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, ये आपकी यूनिट जो है इसकी कूलाम पर मीटर क्यूब सेकंड होगी। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। ऐसे ही सेशंस को देखने के लिए, प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए किसी एंट्रेंस एग्जाम के, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।